स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट किया था। उसमें हमने काफ़ी टर्मिनोलॉजीज देख ली थी और एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो उसके पहले थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन ज़रूरी है, तो हम आज वही लेते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और समझ में अगर आपको आ गया तो ये आपको बहुत अच्छे से आएगा, इसलिए आपको बहुत फोकस होके इसको समझना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल स्टेट, जो कि हमारा टॉपिक था और हमारे चैप्टर का नेम भी है, स्टेट ऑफ मैटर। तो फिजिकल स्टेट क्या होती हैं? यस, हमें पता है क्या क्या है। सॉलिड हैं और लिक्विड्स हैं, यस, और क्या है, गैसेस हैं। तो ये सारी जो हमारी स्टेट्स हैं ये किस में आती हैं? फिजिकल्स में आती हैं, ठीक है ना, फिजिकल स्टेट्स में आती हैं। तो हम जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्कस करते हैं तो उसमें हम बेसिकली इन स्टेट्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ये जो स्टेट्स हैं हमारे पास वो किस पे डिपेंड होती हैं? इसी फोर्सेस पे। तो जो भी बच्चे ये समझ रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्सेस है, तो ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो हम यहाँ सब डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम समझ लेते हैं कि फिजिकल स्टेट में जब हमारे कोई भी कंपाउंड मैटर बनती है, किस में? सॉलिड में, लिक्विड में या गैसेस में, तो वो किस पे डिपेंड होती है? वो दो चीज़ों पे डिपेंड होती है। कौन कौन सी? फर्स्टली है हमारी इंटर बेसिकली वो दो चीज़ों पे है। कौन कौन सी है? फर्स्टली है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड सेकेंडली है थर्मल एनर्जी। मतलब कोई भी स्टेट जो किस में बनी है, कोई भी हम फिजिकल स्टेट की बात करें जो हमारे मैटर में है, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैसेस या कुछ भी हम अगर बात कर रहे हैं, तो वो दो चीज़ों पे बेस्ड होती है। फर्स्टली है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड सेकंड है थर्मल एनर्जी। ओके, अगर ये दोनों बैलेंस्ड हैं तो हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको? फिजिकल स्टेट में। ओके, तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल स्टेट इज बेस्ड ऑन द बैलेंस between इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी फिजिकल स्टेट क्रिएट होती है तो वो किन दोनों में बैलेंस होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में एंड थर्मल एनर्जी में। ओके, अगर हमने इन दोनों में बैलेंस कर लिया तो हमारी फिजिकल स्टेट हमें मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो ये तो बात थी हमारी फिजिकल स्टेट की। हमारा आज का टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक्चुअल में है क्या, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे वर्क करता है, हमें ये समझना है। ओके, चलिए तो हम डिस्कस करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, हेडिंग डाल लेते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, फोर्सेस। ओके, चलिए अब ये क्या होते हैं? तो कुछ बच्चे अगर ये समझ रहे हैं कि ये एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन लगता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हमें फर्स्टली ये समझना होगा कि ये है क्या, ये किस टाइप का फोर्स है और किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। हम ये कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, मतलब अट्रैक्शन का ये फोर्स है। ओके, ये जितने लोगों को बात पता थी, तो ये मैं नहीं कह रही कि वो बिल्कुल से गलत थे, वो 50% सही थे। जिनको ये पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ये 50% वो सही थे। पर 50% ये भी है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और या एंड फोर्स ऑफ
रिपल्शन, ठीक है, मतलब ये दोनों तरीके के फोर्स को एक्ट करता है. फोर्स ऑफ रिपल्शन दैट एक्ट्स इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स. अब देखिए मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने यहाँ एटम क्यों लिख दिया, ये तो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है. तो मैं ये भी आपको समझाती हूँ. पहले आप ये क्लियर करते हैं हम, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ओके, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कैसे, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है, ठीक है ना. मतलब जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा. बट अगर अपोजिट चार्ज हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे यही बात है कि वो दोनों तरीके के फोर्स किस में आते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में. यहाँ पे एटम इसलिए क्योंकि यहाँ पे नोबल गैस भी इंक्लूडेड है, और नोबल गैस कैसी होती है, स्टेबल होती है. यस, तो वो क्या मॉलिक्यूल्स नहीं बनाती हैं. तो उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें एटम्स प्रेजेंट है. तो एटम्स के बीच में क्या लगेगा, फिर फोर्स लगेगा. और वो कौन सा फोर्स होगा, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, ठीक है ना. तो यहाँ पे एटम्स हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि ये सिर्फ नोबल गैस के लिए, कौन सी गैस के लिए, नोबल गैस के लिए. ओके, ये क्लियर रखिएगा, ठीक है ना. तो आपको ये क्लियर हो गया कि एटम्स हमने नोबल गैस के केस में लिया है. नोबल गैस में क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स नहीं बनाती, क्योंकि वो कैसी होती हैं, स्टेबल होती हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने उनका एटम्स यूज किया है. बाकी सबके लिए हम मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे. ओके, चलिए इसके बाद हम ये समझते हैं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होते हैं वो बोथ आर सेम. बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना. ऐसा क्यों नहीं है वो भी हम आपको बताते हैं. पर आप एक बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं, पहले ये बताइए. यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड, ठीक है. तो कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो किस पे होते हैं, वो एक कंप्लीट चार्ज, मतलब कंप्लीट मतलब फुल चार्ज मॉलिक्यूल्स पे लगते हैं. ओके, बट यहाँ पे जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको भी एक वर्ड पढ़ाऊंगी, पार्शियल. यहाँ पे कोई भी चार्ज क्या है, पार्शियल होगा, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट चार्ज नहीं होगा. इसलिए यहाँ पे आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेंगे. यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे वो हम फोर्सेस डिस्कस करेंगे, उन बॉन्ड्स को भी डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पे इनका लेना देना कुछ नहीं है, किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक से. तो हम ये नहीं कह सकते कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं. नो, ये दोनों ही अलग अलग हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे एक पॉइंट हम बना के लिख लेंगे, स्टार बना के आप लोग लिख लीजिए. these forces are not electrostatic. Electrostatic forces, that is covalent or ionic bonds, that is covalent और ionic bonds. अब देखिए कोवलेंट और आयनिक ये कैसे हमारे फोर्सेस होते हैं, ये हमारे इंट्रामॉलिक्यूलर होते हैं. इंट्रा, ठीक है ना. हम इनको क्या बोल सकते हैं, हम चाहें तो हम इनको बोल सकते हैं इंट्रा क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है. अब इंट्रा मतलब क्या होता है, यस, इंट्रा मतलब होता है इनसाइड. जो इनसाइड बॉन्ड के इनसाइड हमारे जो बॉन्ड रिएक्ट करते हैं या फोर्सेस रिएक्ट करते हैं, उन फोर्सेस को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में, ठीक है ना. तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से कहलाते हैं हमारे,
यस, हमारे कहलाते हैं कौन से, कोवलेंट एंड आयनिक। बट हमारे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो इंटर, ठीक है ना, हम कौन से डिस्कस कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये फोर्सेस टोटली डिफरेंट है इन फोर्सेस से, ओके ना। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स से टोटली डिफरेंट है, ओके। मतलब अगर हम इनको इंट्रामॉलिक्यूलर भी या इंटर एटॉमिक फोर्सेस भी बोल सकते हैं, जो अलग होते हैं, जैसे कि कोवलेंट और आयनिक, ये कम्प्लीटली चार्ज होने पर ही लगते हैं, जब मतलब हमारा क्या है, हमारा मॉलिक्यूल जो कम्प्लीटली फुल चार्ज है। जैसे एक एग्जांपल है, देखिए अभी हम बताते हैं, अभी हम बहुत आगे इसको और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन होती है, तो दे कम केमिकली रिएक्ट कब करते हैं, दे केमिकली रिएक्ट जब हमारा सोडियम कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है कंप्लीटली, और इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है कंप्लीटली। तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से रिएक्ट कर गए और इन्होंने मिलके क्या बना लिया, NaCl, ठीक है ना, जो कि हमारा एक न्यूट्रल प्रोडक्ट है। तो ये यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में, ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड बन रहा है, सॉरी। तो ये यहाँ पर रिएक्ट हो रहा है, ओके, जो दोनों के बीच में कौन सा आयनिक बॉन्ड बन रहा है, तो ये यहाँ पर रिएक्ट हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, पर हमें डिस्कस करना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जो भी लोग अभी तक ये सोच रहे हैं कि बोथ आर सेम, तो उनको बिल्कुल थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा, थिंक अगेन, एंड बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, इसलिए मैं यहाँ करके बता रही हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि हमें अब धीरे धीरे अपनी केमिस्ट्री की जो स्पीड है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ओके। चलिए, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वापस अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ओके। चलिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में अब हमने इतना डिस्कस कर लिया। अब आपके माइंड में ये क्लियर होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में नहीं आते, ठीक है ना। तो अब हम आपको इसका थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं। देखिए, एक डच, कौन से, डच साइंटिस्ट थे। डच क्या होती है पता है आप लोगों को? यस, डच एक सिटी, सॉरी कंट्री है ना, यस। तो एक डच साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, जिनका नाम था वेंडर वॉल। क्या नाम था? वेंडर वॉल, ठीक है। एक डच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वंडर वॉल, ठीक है ना। उन्होंने इतना काम किया था साइंस में, और इन्होंने इतने अच्छा अपन को सिग्निफिकेंट मतलब चीज़ें दी जो बहुत यूज़फुल थी साइंस में। तो उनको ऑनर करने के लिए हमने क्या किया, टू ऑनर हिम, टू ऑनर हिम, हमने क्या किया, इन फोर्सेस को, कौन से फोर्सेस को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हमने नाम दे दिया कौन सा, वॉन्डर वॉल फोर्सेस, ठीक है ना। तो हम ये लिख लेंगे यहाँ पे, टू ऑनर हिम दीज फोर्सेस वर named as what, वॉन्डर वॉल फोर्सेस, ओके, ठीक है, ठीक है। तो हमने ये क्या है, जो डच हमारे साइंटिस्ट थे, एक मिनट, ओके। तो जो हमारे वंडर वॉल हमने बताया, जो डच साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, वंडर वॉल, ठीक है ना। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था साइंस में, तो उनको ऑनर करने के लिए हमने इन फोर्सेस का, कौन से फोर्सेस का, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम हमने रख दिया वंडर वॉल फोर्सेस, ओके। तो ये इंट्रोडक्शन देना भी ज़रूरी है। अगर आपको आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो आपको सारा कुछ बताना है, आपको इसी तरीके से नोट्स बनाने हैं, इसलिए मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ। नहीं तो आप लोग कुछ भी यूनिट टेस्ट में कुछ भी लिखते हो, अगर हम आपसे कुछ भी उसका एक्सप्लेनेशन मांगते हैं तो आप डायरेक्ट उसकी डेफिनेशन लिख के ख़त्म करते हो, जबकि ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में हमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ तक गई, कहाँ ख़त्म हो रही हैं, और उसका अब न्यू इनोवेशन क्या आने वाला है। बट आप लोग ऐसा, कोई भी स्टूडेंट ना ही ऐसा कुछ कर रहा है, ना ही अपना खुद का कुछ उसमें
ऐड कर रहा है। इसलिए मैं आपको ये पूरा प्रॉपर, ये हमने वीडियो इसीलिए ऐसा बनाया है कि आप देखें कि पूरा प्रॉपर वे में आपको लिखना पड़ता है हर चीज़। मैंने यहाँ पे कुछ भी छोड़ा, मैंने फिजिकल स्टेट से स्टार्ट किया और मैं आपको हर चीज़ का इंट्रो दे रही हूँ। ऐसे ही आपको भी नोट्स बनाने हैं पूरे प्रॉपर। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो फिर क्या हुआ, जब इनके नाम पे ये आ गया तो अगर आपके पास आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तब भी आपको यही लिखना है। और अगर ये आता है राइट द शॉर्ट नोट ऑन वॉन डर वॉल फोर्सेस, तब भी आपको यही लिखना है। ओके, तो इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का एक और नाम जो दिया गया वो क्या था, वॉन डर वॉल फोर्सेस। ओके, चलिए अब हम इसके बाद फोर्सेस ही स्टार्ट करेंगे, बट एक टर्म है, ठीक है ना, एक टर्म है जो मुझे आपको समझाना है, वो मैं समझा देती हूँ फिर स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो देखिए वो टर्म समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो टर्म आपको समझ में आ गया कि हाउ टू वर्क, तो आपको फिर समझ में आएगा कि फोर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। और अगर नहीं आया तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलिए, तो देखिए टर्म है हमारा पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। ये दो जगह यूज होगा, ये 4th चैप्टर में भी है और ये 5th चैप्टर में भी है। तो 4th चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे इसको थोड़ा न्यूमेरिकली, और अभी हम 5th चैप्टर में भी पढ़ने जा रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए कि ये वर्ड थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, इसलिए हम इसको पहले डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम फोर्सेस स्टार्ट करेंगे और लगातार फिर तीनों फोर्सेस पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि पोलर और नॉन पोलर ये जो वर्ड आए हैं इनका क्या मतलब है। देखो, एक तो इसमें फर्स्टली आप ये याद रखो, इसमें एक म्यू होता है जो पोलर और नॉन पोलर को डिनोट करता है। तो पोलर में जो म्यू की वैल्यू होती है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। कैसे, मैं बताती हूँ, रुको। और यहाँ नॉन पोलर है, वहाँ पे जब म्यू की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होगी, ठीक है ना। ये भी कैसे, मैं बताती हूँ, रुकना, ठीक है। पहले आप ये याद रखो कि पोलर में म्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। अब नहीं हो सकती, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, इसमें हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन स्टार बना के यहीं पे लिख लेते हैं। सब्सटेंस दैट हैव पार्शियल, देखिए मैंने बोला था एक वर्ड आएगा पार्शियल, ठीक है ना, तो आ गया है अब वो, अब हमें समझना है इसको थोड़ा सा। सब्सटेंस दैट हैव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है ना, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज accumulated on two opposites and, देखिए इसका मतलब पहले समझ लीजिए। देखिए मैंने बोला यहाँ पे कि क्या है, म्यू की वैल्यू कैसी होगी, ज़ीरो, ठीक है ना, ज़ीरो नहीं होगी, सॉरी। तो दैट मीन्स यहाँ पे सब्सटेंस है, उसके दोनों तरफ, मतलब कोई भी सब्सटेंस है हमारा मॉलिक्यूल्स है, उसके दोनों तरफ कुछ चार्ज होंगे, ठीक है। वो पार्शियल, पार्शियल मतलब पूरी तरीके से नहीं। अभी मैंने आपको समझाया था कि पार्शियल मतलब आधा, और क्या है, पूरा कंप्लीटली चार्ज मतलब, फिर अभी हमने बताया था NaCl का एग्जांपल देके। अब हम बात कर रहे हैं पार्शियल, तो पार्शियल मतलब हाफ हाफ, ठीक है ना, फुली नहीं, कंप्लीट नहीं। तो देखिए यहाँ पे पार्शियल जिसको हम डेल्टा या डेल एस तरीके से डिनोट करेंगे, तो इस तरफ यहाँ पे अगर हम इसको नेगेटिव कर दें तो यहाँ पे ये पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यही बोला गया है कि पोलर कैसे सब्सटेंस होंगे, polar substance that have partial positive or partial negative charge accumulated on two opposite ends, ठीक है ना, दोनों तरफ क्या होंगे, पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। किस तरीके से वर्क करेंगे मैं ये भी बताती हूँ, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हम, हमारे पास मान लीजिए क्या है, सोडियम है। अब देखो मैंने अभी बोला आपसे, मैंने अभी बोला कि सोडियम पे क्या था, प्लस था, बट एक बात बताइए, जब NaCl हमारा कंप्लीटली बन गया, ठीक है ना, तब वो कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। दैट मीन्स सोडियम पे अभी कोई चार्ज नहीं है,
और क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं है। तो अगर हमें इसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब क्या करेगा सोडियम, सोडियम से हम क्या करेंगे, एक आयन को लूज करेंगे तो क्या होगा, वो पॉजिटिव में बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसा ही। और क्लोरीन क्या करेगा, जब एक आयन गेन कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा, क्लोरीन माइनस, ऐसा ही है ना। तो ये कैसे बना, देखो सोडियम हमारा क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ पे न्यूट्रल था, फिर हमने क्या किया, उससे एक आयन को लूज किया तो क्या हो गया, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और क्लोरीन ने एक आयन गेन किया तो वो क्या नेगेटिव में बन गया। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी जब ऐसा होता है, इन केस ये वाला, तो ये पार्शियली क्या है पॉजिटिव और ये क्या है पार्शियली नेगेटिव। किस तरीके से हम देखते हैं, जैसे कि एक चार्ज होती है, चार्ज की जैसे हमें वैल्यू पता है कितना होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एक मिनट, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज की अब कूलाम में वैल्यू कितनी होती है बताएगा कोई, यस कूलाम में वैल्यू होती है कुछ समथिंग 1 पॉइंट इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं और +1। अगर हमने बोला पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू, तो अगर हमने ये बोला है कि कैसा पार्शियली है, ये मतलब कंप्लीट नहीं है, अगर कंप्लीट है तो उसमें +1 अगर आप लिख देंगे कि उसमें एक चार्ज है तो यस आई नो, मतलब अगर एक लगा है तो एक चार्ज है, दो लगे हैं तो दो चार्ज है, इस तरीके से हम काउंट कर लेते हैं, ओके। तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। बट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि वो कुछ +1 से कम होगा, दैट मीन्स अगर वो पार्शियल है तो डेल प्लस की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0.5 हो सकती है, 0.6 हो सकती है, 0.7 भी हो सकती है, 0.8 भी हो सकती है, 0.9 भी हो सकती है, बट वो कंप्लीटली 1 नहीं होगी क्योंकि वो कैसा है पार्शियल, ओके। इसी तरीके से अगर हम देखें पार्शियल हमारा जो क्या है नेगेटिव, पार्शियल हमारा जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होगी, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ठीक है ना। और उसमें क्या है अगर हम देखें तो ये -1 भी लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स जो हमारा डेल माइनस है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, -0.5 हो सकती है, -0.6 हो सकती है, -0.7 हो सकती है, -0.8 हो सकती है, इसी तरीके से -0.9 हो सकती है, पर -1 कंप्लीटली कभी नहीं हो सकती। तो आपको समझ में आया कि पार्शियल का मतलब क्या है, उस वैल्यू से जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कम, ठीक है ना, कुछ हद तक वो उस जैसा रिएक्ट कर रहा है पर उस जैसा है नहीं, ओके। चलिए एक एग्जांपल से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एक और वर्ड होता है डायपोल, एक वर्ड होता है डायपोल मूवमेंट, क्या होता है डायपोल मूवमेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, ये लिख लीजिएगा नोट में, वेक्टर क्वांटिटी है। ये बहुत अच्छे से डिटेल हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी के लिए जो जरूरी है मैं वो आपको समझा देती हूँ। डायपोल मूवमेंट होता है जो हमें शो करना पड़ता है, डायपोल मूवमेंट जो पोलर सब्सटेंस के बीच में होता है, ठीक है ना, तो उसको हमें शो करना पड़ता है। और ये कैसी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं हम यहाँ पे वो देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले, ठीक है ना। अभी आपने सोचा होगा मैम ने इतना सारा क्या समझा दिया, वो भी क्लियर हो जाएगा, और थोड़ा सा अब जो हमें एक्चुअल में करना है हम वो समझते हैं, ठीक है ना। तो एक हमारे पास पोलर सब्सटेंस है जैसे कि H और Cl। अब देखो सबसे पहले HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके बीच में बॉन्ड रिएक्ट हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब दोनों का नेचर देखते हैं, तो हमारा एक हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं, तो हाइड्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का है, और क्लोरीन कैसा है, यस क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसका क्लाउड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है थोड़ा सा बड़ा बनाया है कंपेयर टू हाइड्रोजन,
ठीक है ना। अब दोनों का नेचर कैसा है, इसका है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इसका कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है। अब एक बात ये याद रखिएगा, सब यहाँ पावरफुल कौन है, क्लोरीन है। ठीक है। और क्लोरीन के पास क्या है, या फिर आप इससे भी एक काउंट कर सकते हो कि ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसके पास है, क्लोरीन के पास। हाइड्रोजन के पास कितने हैं, कम है। तो यहाँ पावरफुल कौन हुआ, क्लोरीन। तो वो किस, यहाँ पे जो पावरफुल है उसकी ज्यादा चलेगी कि जो लेस पावरफुल है उसकी चलेगी, या सबको पता है जो ज्यादा पावरफुल है उसकी चलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन उसको भी लेने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा और उसको क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए करेगा ये सब। तो यहाँ पे क्या है, और पर एक के बात ये भी है कि हाइड्रोजन के पास कितने हैं, एक ही है। तो वो उसको छोड़ भी नहीं सकता कि जाओ तुम ले लो पूरे, हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन के पास एक ही है तो वो उसको देने की कोशिश तो करेगा क्योंकि ये पावरफुल है, पर दे नहीं पाएगा क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसी भागम भाग में से ही लेन देन में थोड़ा सा हमारे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं उसमें चेंज होगा। कैसा चेंज होगा वो हम देखते हैं। ठीक है। अब देखिए, जब क्या हुआ, हमारा जो हाइड्रोजन था उसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो किसकी तरफ हो गए, क्लोरीन की तरफ। तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी इस तरफ बनेगी। वेक्टर क्वांटिटी हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है ना। अब देख लेते हैं। अब देखो, जो हमारा हाइड्रोजन था वो थोड़ा सा पिचक गया, मतलब ऊपर कैसा बना था, खुला खुला सा, अब यहाँ पे पिचक गया। और क्लोरीन है जो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, वो देखो वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कुछ इस तरीके का फॉर्म हो गया। ठीक है, दिख रहा है। मतलब अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो, यहाँ जो हाइड्रोजन के साइड था वो थोड़ा सा पिचका हुआ बना है। एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। देखो अब हाइड्रोजन है यहाँ पे, देखो ये पिचका हुआ सा बन गया, और क्लोरीन की तरफ देखो ये कितना ज़्यादा बड़ा बन गया, इसने सारे ले लिए। ठीक है ना। और ये जो बॉन्ड है, अब ये शेयरिंग जो ये वेक्टर क्वांटिटी है ये इस तरीके से इस तरफ जा रही है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी इस तरीके से शो हो रही है। मतलब यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से उसको नहीं दे पाएगा, और यहाँ पे डेल या डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, समझ में आया। तो पार्शियल और पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा। अब ये देखो, ये बिल्कुल क्या हो गया, लेस हो गया। इन दोनों के बीच में कौन सा डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ, और ये पोलर सब्सटेंस पोलैरिटी यहाँ इंड्यूस हुई। ठीक है ना। तो इसने हाइड्रोजन के साथ कर लिया। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो किसका था, हाइड्रोजन का। वो छोटा हो गया क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, और क्लोरीन ने उसको गेन कर लिया। पर वो कंप्लीटली उसको दे भी नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि उसके पास पे कुछ नहीं रह जाएगा ना स्टेबिलिटी के लिए। और हम ये जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स हो वो अपनी स्टेबिलिटी पे नहीं छोड़ता इतनी आसानी से, वो स्टेबल रहता है नेचर में। तो वो नेचर में स्टेबल रहने के लिए वो रहेगा, इसलिए यहाँ पे ये सब चीज़ें पार्शियली आई। ओके, इतना समझ में आया है। ये है हमारा पोलर। ये जो हमने अभी समझा ये हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए था। मतलब जो अभी हमने ये एग्जाम्पल समझा ये पोलैरिटी को शो कर रहे हैं। दैट मीन्स ये कौन से सब्सटेंस है, पोलर। अब नॉन पोलर, अब नॉन पोलर क्या होता है वो और हम समझ लेते हैं जल्दी से, फिर हम, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया तो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे फोर्सेस। अभी हम इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे फिनिश करते हैं। ठीक है ना। तो नॉन पोलर क्या होता है, देखो नॉन पोलर किसके बीच में होता है, H2N2, ठीक है, हाँ, O2। अब देखो इनके बीच में लगता है नॉन पोलर। ठीक है ना। तो नॉन पोलर कैसे होते हैं, देखो यहाँ पे इक्वल स्ट्रेंथ के दो सब्सटेंस होते हैं। देखो मॉलिक्यूल्स हैं, अब जैसे हाइड्रोजन है, ये दोनों इक्वल है, इनमें कोई भी पावरफुल नहीं है, कोई भी क्या है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाला नहीं है, कोई भी अपने आप को ज्यादा नहीं बड़ा बता सकते, दोनों क्या इक्वल। तो दोनों का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कैसा बनेगा, यस वो एक सा बनेगा। दोनों में कैसी एक सी पावर है, ऐसा तो है नहीं कि कोई बड़ा कोई छोटा है। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कैसे हैं, एक से बनेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू, दोनों एक दूसरे को एक सा फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ भी क्रिएट नहीं हो रहा है, सब चीज न्यूट्रल है। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है ना। और यहाँ पे म्यू की वैल्यू कैसी, कभी भी 0 नहीं हो सकती क्योंकि पार्शियली यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स
रिएक्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो ये फोर्स बनता है वो हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स कहलाता है। वो हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आपका हमारा मोटिव आपको पोलर नॉन पोलर समझाना था, तो वो हो गया। और इसी के साथ डायपोल मोमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि डायरेक्शन वाइज लगती है, ये इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम फोर्सेस स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।